नमस्कार, सिंग्लिश की आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब तैयारी करेंगे हम रस के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। 5 दिनों की तेज़ी के बाद बाजार सुस्ताने के मूड में। निफ्टी 25,600 के नीचे, बैंक निफ्टी भी ऊंचाई से फिसला, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में आउट परफॉर्मेंस। टोरेंट फार्मा के साथ डील के बाद जेबी केमिकल्स करीब 7% टूटा। मर्जर के बाद जेबी केमिकल्स के 100 शेयरों के बदले टोरेंट के मिलेंगे 51 शेयर। करीब 12,000 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। आज के बिग स्टॉक्स में हुआ था डील का सटीक एनालिसिस। चुनिंदा फार्मा, कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल्स में खरीदारी। जियो फाइनेंस निफ्टी का टॉप गेनर बना, लेकिन ऑटो, रियल्टी में बिकवाली। हीरो मोटो निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। बाजार में आज बिग स्टॉक्स का बोलबाला। निवेश मोनेटाइजेशन की खबर से एसबीआई निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शामिल। वहीं इंडिगो करीब 2% चढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचा। उधर आईजीएल में भी खरीदारी कायम। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। विरोध में रहेंगे आपके साथ इस शो में। पिछले शो से मानस जायसवाल और सचिन अनुत्तेकर हमारे साथ बने रहेंगे। अमित सेठ और सोमिल मेहता भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। आज हमारे साथ हेक्सागन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान होंगे। उनसे मार्केट आउटलुक पर बात होगी और मार्केट के टेक्निकल्स पर जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से करेंगे बातचीत। एक नज़र ज़रा एक बार लेकिन मार्केट पर डालते हैं। और इस समय अब हम डे लो पर हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में इस समय आपको ठीक ठाक सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। और उसके अलावा अगर आप देखें, निफ्टी अब फ्राइडे के लो के काफ़ी करीब है। 25,560 पर इस समय फ्राइडे का लो 25,525 था। उसके अलावा अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक जाएं तो इन्फोसिस थोड़ा ड्रैग कर रहा है, एचडीएफसी बैंक, थोड़ा सा भारती एयरटेल, थोड़ा सा हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर प्रेशर है आज। तेज़ी वाले शेयर्स में जियो फाइनेंस, एसबीआई डे हाई पर इनफैक्ट, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ठीक ठाक मोमेंटम इस समय दिखाई देगा। एफएनओ वाले काउंटर्स में अगर आप देखें तो बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बेसिकली कुछ सेलेक्ट सेकेंड ईयर बैंक्स, इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर अच्छा मूव, केन्स टेक्नोलॉजीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय अच्छे मूव्स आ रहे हैं। वीरू जी हाँ, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। बाजार में क्या हुआ, कैसे हुआ। निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स डे लो, दिन के सर्वोच्च मतलब निचले स्तरों के पास, माफ़ कीजिएगा सर्वोच्च बोल रहा हूँ। आज सी पड़ गई थी पिछले हफ्ते से 2 हफ्ते से। बाकी सचिन जी, मानस जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और सोमिल मेहता और अमित सेठ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सोमिल, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है। मेरे दोनों ट्रेड्स बाई साइड पर होंगे। पहला ट्रेड होगा बीडीएल पर। बीडीएल में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है जो ऊपर की तरफ टूटा है। अबव एवरेज ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश बाय सिग्नल है। गुड सेटअप। स्टॉप लॉस होगा 1850 और टारगेट होगा 2100। दूसरा कॉल होगा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। इसमें एक एंडिक डायगोनल पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ टूट चुका है। फ्रेश बाय सिग्नल है मोमेंटम इंडिकेटर्स में, और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे 2410 पर और टारगेट होगा 2600। ओके, अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी बताइए आपकी ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मेरी इस समय की ट्रेड पहली रहेगी अनुज जी, सीमेंस कैपिटल गुड्स में काफी आज हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। सीमेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हायर हाई हायर लो इन प्लेस है। रिसेंटली एक पुल बैक आया था जिसने 50 डेमा होल्ड किया और एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस से हम वापस यहाँ पे रिकवरी देख रहे हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 10 डेमा, तो इसे बाय करें, पोजिशनली स्ट्रॉन्ग लगता है। 3200 3200 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 2 रहेंगे, 3400 एंड 3450 के। मेरा दूसरा स्टॉक पीएसयू बैंक सेक्टर से रहेगा बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ है। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। एक सपोर्ट बेस से मूविंग एवरेजेस के कॉन्फ्लुएंस से स्टॉक एक रिकवरी और एक अच्छा पुल बैक दिखा रहा है, तो इसे भी पोजिशनली बाय किया जा सकता है। 242 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 255 के। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी पीएसयू बैंकिंग बास्केट, जो कि आज की अब तक थीम है। आई मीन इवन बेसिस में अगर आप देखें मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा करता है। अब चलते हैं सचिन जी के पास, उनके ट्रेड्स पिक करने के लिए। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
इसका मुझे लग रहा है फ्यूचर्स होल्ड करना चाहिए। एक काफी अच्छा राइजिंग थ्री फॉर्मेशन है वीकली चार्ट पे, एंड प्लस 940 960 के जोन में इसने अच्छा एक कंसोलिडेशन एग्जिबिट किया था। उस कंसोलिडेशन से आज ब्रेकआउट हुआ है। जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है ये रैली लगभग अराउंड 1010 तक एक्सटेंड होगी। तो यहाँ पर ओपन लो के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 954 का ओपन लो है, सो 953 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 1010 के टारगेट के लिए। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है वो है करूर वैश्य बैंक का। एक अच्छी वर्टिकल रैली यहाँ पर ऑनगोइंग है, एंड जिस तरीके से अभी भी इसके आरएसआई की प्लेसमेंट है, कहीं पर भी डाइवर्जेंस के साइन नहीं है। एक काफी शानदार ब्रेकआउट इसने 240 लेवल के आसपास डिस्प्ले किया था। एक काफी बड़ा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन था। उसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 285 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम मिला है वो लगभग वहां तक एक्सटेंड होना चाहिए। सो 285 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप 260 पे भी लगा सकते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, करूर वैश्य बैंक का। मानस, आपने क्या पिक किया? तो देखिए, पहले तो अरुण जी हिंद कॉपर पे खरीदारी करनी है। यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम के साथ एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 277 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 294 तक के टारगेट्स पॉसिबल है हिंद कॉपर में। और दूसरा स्टॉक आरबीएल बैंक का है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो आरबीएल बैंक में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 241 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 257 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चलिए एक बार जरा निफ्टी का इंटरडे देखते हैं। और 25,580 पर अब हम ये देखिए 25,543 के लो से, यानी 25,525 पर एक बार सपोर्ट मिला। अब ये देखना है कि ये टिकेगा या नहीं, लेकिन एक बार के लिए तो मार्केट कल के लो को डिफेंड करने की आई थिंक तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखिए आप जरा एक बार। बैंक निफ्टी आएगा आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर भी देखिए डे लो से एकदम से 100 पॉइंट की रिकवरी आई। तो वीरो पिछले कुछ एक 5 मिनट की कैंडल में बैंक निफ्टी ने लीड किया उस रिकवरी को, और अगेन हम फ्राइडे के लो को डिफेंड करते हुए अभी तक देखते हैं आगे अगले 15-20 मिनट में ये बचा पाएंगे या नहीं। बिल्कुल। और अनुज, मैं देखा था वो जितने भी इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं ना, क्या जलवा है जनाब। एलआईसी को देखिए, क्या स्ट्रॉन्ग मूव। और पीएसयू बैंक्स, ये एसबीआई नाउ इज अ डे हाई, स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है। तो ये वो बास्केट जो हमें सिक्योर करके इस वक्त डे हाई की तरफ लेके आती हुई, मतलब इंश्योरेंस स्पेस में, और निफ्टी को एक रिकवरी प्रोवाइड करते हुए। और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं। यूनियन बैंक पे अमित जी आपका टेक क्या होगा? यूनियन बैंक एक बार जरा इसको देखिएगा। और बैंक चल तो सभी कुछ रहा है, बंधन बैंक भी है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, बट यूनियन बैंक पे आपका टेक 153.8 डे हाई पर। जी वीरेंद्र जी, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी हमने देखा जो इनिशियल थ्रस्ट स्टॉक में 8-9 दिन पहले आया था, उसके बाद एक पुल बैक आया। पुल बैक ने बड़ी ऑर्डरली फैशन में अपने 50 डेमो पे होल्ड किया और ये वापस अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। स्टॉक ने परसों के सेशन में अपने गेन्स जरूर गिव अप कर दिए थे, लेकिन आज प्रीवियस डे के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। दिस शोज अच्छा स्ट्रेंथ और मोमेंटम यहाँ पे। तो मुझे लगता है प्रीवियस स्विंग लो जो कि लगभग 160 के आसपास है, स्टॉक को उसे क्रॉस करना चाहिए एंड इवन गो बियॉन्ड। किसी को अगर अभी भी पोजीशन बनानी है तो 149 का स्टॉप लॉस रखिए एंड प्रोबेबल टारगेट्स रहेंगे 160 एंड 164 के। ओके सचिन, इंश्योरेंस स्पेस में कोई और स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? अनुज जी, पिछले हफ्ते में 10 के दमदार में हमने एचडीएफसी लाइफ के सेटअप को डिस्कस किया था। वहां पर मुझे लग रहा है 830 का हमने एक टारगेट दिया था। लगभग 796 का एक हर्डल था, 800 के आसपास वो ब्रेक करने की कोशिश करा था, इसलिए हमने उसे मार्क किया था। मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। इसके भी अगर हम डेटा को देखें तो एक शानदार रैली के बावजूद इसके एडीएक्स में अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है। तो आई थिंक ये डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। स्ट्रेंथ के लिहाज से 830 पहला टारगेट होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली लगभग अराउंड 880 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। सो जरूर अपनी पोजीशंस को रिटेन करें। एंड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस आई थिंक 796 एक ड्यूरेबल बेस बन चुका है अभी, तो वहीं पर अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करें। ओके, मीनवाइल क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे आरबीएल बैंक। और अब क्योंकि ये नई सीरीज़ है, बैन में भी नहीं है ये स्टॉक, अच्छा बहुत शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय स्टॉक में। और 3 महीने का चार्ट देखिए इसका आप जरा, 43% के करीब की रैली यहाँ पर पिछले 3 महीने में आ चुकी है स्टॉक में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हेक्सकॉन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान मौजूद हैं, जिनके पास करीब करीब 3 दशक का अनुभव है। उनसे समझते हैं कि बाजार को लेकर अब वो क्या अप्रोच रख रहे हैं। तुषार जी, गुड मॉर्निंग। एक शानदार तेज़ी रही है मार्केट में पिछले कुछ दिनों में। एक लंबे कंसोलिडेशन और करेक्टिव फेज़ के बाद पिछले साल सितंबर से जो फरवरी तक का 5-6 महीने का फेज़ चला, उसके बाद लगातार तेज़ी रही। कैसे देख रहे हैं आप इस तेज़ी को, और यहाँ से अब आपका मार्केट व्यू क्या है? देखिए, एक मार्केट हमेशा हमें सरप्राइज देने के लिए उत्सुक रहता है। तो मेरे ख्याल से अपेक्षा करनी ये चाहिए कि दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखना चाहिए। एक तो ये है कि आपकी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है। हमने देखा कि मार्केट्स को वो ज़्यादातर अफेक्ट कर देती है एक्यूट, जिसको हम कहेंगे इम्पैक्ट लेके। मगर जिसको हम क्रॉनिक कहेंगे, लंबे अरसे का जो सदमा पहुंचेगा, वो मेरे ख्याल से इकोनॉमी और आपकी अर्निंग्स ग्रोथ को लेके ही पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ कि हम जब इंडिया की बात करते हैं, कॉरपोरेट अर्निंग्स मेरे ख्याल से काफ़ी रोबस्ट रहेंगे। यहाँ से अगले 1-2 साल तक तो काफ़ी रोबस्ट होने का संभावना है। और उसके कंपैरिजन में जब हम ग्लोबल वॉलेटिलिटी देखेंगे, तो एक अजीब सा माहौल पैदा हो जाता है। इसके लिए मैं कहूँगा निवेशकों से कि आप दोनों से थोड़ा सा वाकिफ रहिए, मगर इस बात को कॉन्फिडेंस लेके चलिए कि जो हम खरीद रहे हैं, भारतीय इक्विटी जो है, इंडियन इक्विटीज, वो एक अच्छे विकेट पर है। मगर मौसम जो है वो थोड़ा कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि जब अगर मौसम बहुत ही खराब हो या प्ले क्रिकेट में समझो एक ब्रेक लेके हम बाहर चले जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि खेल खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से मार्केट इस दिलचस्प मोड़ पे आ गया है जहां पर हम ग्लोबल वॉलेटिलिटी की संभावना कंटिन्यूअसली एक्सपेक्ट करते रहेंगे, मगर अर्निंग्स पे हम ज़्यादा ध्यान देके हम यहाँ से मार्केट को देखेंगे। चलिए, अर्निंग्स की बात की आपने, किस सेक्टर्स में आपका अर्निंग्स का कन्विक्शन सबसे स्ट्रांग है इस समय? देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि FY25 काफ़ी कंपनियों के लिए थोड़ा ऊपर नीचे रहा है, कई कारणों के लिए। जैसे हमने देखा पिछले साल जब इलेक्शंस हुई थी, स्टेट इलेक्शन भी हुई थी, सेंट्रल इलेक्शन भी हुई थी, इसके पीछे जो गवर्नमेंट कैपेक्स होता है, जो ऑर्डरिंग जो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग में होता है, वो ज़्यादातर कम होते जाता है, क्योंकि वो पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी पे कोई ज़्यादा ऑर्डर प्लेस नहीं करते, बिकॉज वो अपेक्षा करते हैं कि एक बार जब सर्टेनिटी आ जाए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, तभी वो इन्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पीरियड हमने देखा। इसके लिए टॉप लाइन ग्रोथ जो थी कॉरपोरेट इंडिया की पिछले साल काफ़ी, मैं कहूँगा कि ज़्यादा ट्रेंड लाइन से कम थी। अब जाके देखिए जो रिवाइवल आ रहा है, बोथ गवर्नमेंट कैपेक्स एज वेल एज कॉर्पोरेट कैपेक्स, दैट विल टेक अबाउट 1 ईयर टू सस्टेन। मतलब मैं समझता हूँ कि आपकी बेस इफेक्ट आपको FY27 में दिखने लगेगी, और FY26 के जो 2 या 3 क्वार्टर्स होंगे उसमें आपको वो सिग्नल पैदा हुए समझ में आ जाएगा। सेक्टर्स अगर देखें तो जब इकोनॉमिक रिवाइवल, जीडीपी ग्रोथ की जो आती है, तो शुरुआत बैंक से होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ फंड होती है वो बैंक क्रेडिट से होती है। और यहाँ पर हमने एक और पॉजिटिव चीज़ देखी है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स घटा के एक ऐसा माहौल पैदा कर लिया है जहाँ पर बैंक्स के पास एक तो रिड्यूस्ड एनपीएल्स के लिए एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, और लिक्विडिटी अब इन्फ्यूज कर रखी है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कैपिटल साइकिल यहाँ से अगर आगे बढ़ता है जोर से, तो मेरे ख्याल से पहले तो बैंक्स, बिकॉज उनकी एसेट बुक बढ़ती जाएगी यहाँ से, और उसके बाद में जो हम जनरल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जो मेन कोर के इंडस्ट्रीज हैं जो इन्वेस्ट करने शुरू करेंगे, उनकी टॉप लाइन ग्रोथ अब यहाँ से हम देख पाएंगे। और फिर बाकी सारे तो रिलेटेड सेक्टर्स हैं ही। तो मेरे ख्याल से जो मेन इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उन सेक्टर्स में ज़्यादातर ध्यान हम दे रहे हैं। ओके, तुषार जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मैं स्क्रीन जब इस वक्त रीड कर रहा हूँ और पिछले 6 महीने के प्राइस पैटर्न को देखूँ तो बाज़ार ने एक
बहुत ही उत्साहित कर देने वाला प्रदर्शन दिखाया है इंश्योरेंस स्टॉक्स पे। सारे के सारे, आई मीन प्राइवेट और सरकारी इंश्योरेंस को देखिए आप, क्या ये थीम चलेगी क्या? बाजार 1-2 साल के लिए जो कोई थीम पकड़ता है उसमें से इस बार क्या वो आपको ये इंश्योरेंस नज़र आ रही है क्या? ये एक बड़ा दिलचस्प प्रश्न पूछा, उसका उत्तर यही कि मेरे पास उत्तर नहीं है। क्योंकि देखिए, इंश्योरेंस की हम जब बात करते हैं तो ये एक मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हम किस बात को लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, कि भारत जैसे देश में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो अंडर इन्वेस्टेड है, और ये मैं कहूँगा अंडर इंश्योर्ड है। इंश्योरेंस जब तक कि हम कहते हैं कि सही तरीके से इवैल्यूएट करके आपके लिए कितना कवरेज होने की ज़रूरत है, और हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं या क्या प्रोटेक्शन ले रहे हैं, इसकी ज़्यादातर जानकारी अब तक बहुत सारे लोगों को नहीं है। तो हम जब इन्वेस्ट करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज में, तो ये सोच के समझ के हमें आगे बढ़ना है कि अगले 4, 5, 10 साल में जो नए जो कहेंगे हम, जो नए नौजवान जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो वर्क फोर्स में जुड़ेंगे, तो उनके लिए ये बात बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगी। क्योंकि जो पहले की जो जनरेशन थी वो इंश्योरेंस को बहुत अलग तरीके से देखती थी, और इस समय जो पेनिट्रेशन हम इंश्योरेंस में देखेंगे यहाँ से अगले 10 साल तक, तो ये पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा अलग और बड़ा होगा मेरे ख्याल से। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है। अगले साल के ये देखना या ना देखना, मेरे ख्याल से मुझे उसका उत्तर नहीं है। मगर अगर लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक्स देखेंगे तो आप समझिए कि हम जो एक यंग नेशन कहलाते थे, कि 10 या 25 साल के नीचे सारा ये पॉपुलेशन की ज़्यादातर मेजॉरिटी थी, अब ये 10 या 25 साल अगले 10 साल में 20 और 45 साल में चली जाएगी। तो यहाँ इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ऐसे प्रोडक्ट्स में होगी जो इस एज ग्रुप को पसंद आएगी और उसका मैच होगा। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वेक्टर है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए आगे के लिए। मगर जैसे मैंने कहा कि ये 1 आध 2 साल की बात नहीं है, ये काफ़ी मल्टी ईयर अप्रोच है। और अगर इन्वेस्टर्स इसको देखें उस तरीके से, तो मेरे ख्याल से बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी मैं ज़रूर इसको रेकमेंड करूँगा। ओके, बाय एंड होल्ड इंश्योरेंस स्पेस में। अच्छा तुषार जी, लास्ट रिपोर्टेड जब नंबर्स आए थे तो गवर्नमेंट कैपेक्स में एक इजाफा था। आप क्या रीडिंग रखते हैं इस वक्त दो स्पेस पे जो कि इनसे काफ़ी प्रभावित होती हैं, सीमेंट और कैपिटल गुड्स? सीमेंट स्टॉक्स में हमने पिछले 6 महीने में बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखी है, लीडर्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए। सीमेंट और कैपिटल गुड्स, यहाँ पर टेक आपका इस वक्त? तो देखिए, सीमेंट मैं समझता हूँ कि मोर और लेस जीडीपी ग्रोथ के करीब करीब चलता है। एवरेजेस जो हैं जीडीपी ग्रोथ को लेके 2 या 3% की ऐड करके आप समझ सकते हैं कि वो सीमेंट की जनरल ग्रोथ होती है। और जैसे हमने देखा कि पिछले साल जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया है। मेरे ख्याल से अगर आगे हम सोचते हैं कि जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी आने वाली है, तो मेरे ख्याल से सीमेंट सेक्टर विल आल्सो डू वेल अलोंग विद इट। हाउएवर, आपको जैसे पता ही है, सीमेंट काफ़ी रीजनल सेक्टर्स हैं। जो कंपनियां किसी रीजन में जो सर्विस करती हैं उसके ऊपर ज़्यादा प्रभावित उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जेनेरिक ट्रेंड के लिए मेरे ख्याल से अच्छी सेक्टर है। और जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मेरे ख्याल से वो ज़्यादातर मुझे स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। क्योंकि जब हम प्रोसेस इंडस्ट्रीज की बातें करते हैं जिसमें सीमेंट भी आता है, मगर सीमेंट एक एस्टेब्लिश्ड सेक्टर है। मगर प्रोसेस इंडस्ट्रीज में मेरे ख्याल से जो कैपेक्स आने वाला है, मेरे ख्याल से वहाँ पर हम ज़्यादा मोमेंटम देखने का एक अपेक्षा करते हैं। और मेरे ख्याल से जनरल मैन्युफैक्चरिंग को लेके अगर आप ओवरऑल सेक्टर्स देखें, तो मेरे ख्याल से वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। डिफेंस पर क्या भी होगा अब आपका? डिफेंस ने बहुत पैसा बनाया, खास तौर से वो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के बाद से, और ग्लोबली भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, इन कंपनियों को ऑर्डर भी काफ़ी मिल रहे हैं। ये 3 महीने में इंडेक्स 40% ऊपर है। कोई व्यू यहाँ पर?
40% कोई भी ऊपर जाने के बाद व्यू तो शांति का बनता है मगर मेरे ख्याल से ये भी एक लॉन्ग टर्म अप्रोच यहाँ पे लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम डिफेंस को लेके आगे बढ़ते हैं तो आपने अभी देखा होगा कि रिसेंटली जो हमने सिचुएशन से जहाँ गुजरे हैं वहाँ हाई टेक्नोलॉजी और बहुत ही नैरो किस्म की टेक्नोलॉजी जहाँ पे यूज़ हो रही है उस पे ज़्यादातर जोर हमने देखा। तो जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जो आर्मामेंट्स हैं, एम्यूनेशन वगैरह है, इसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो बढ़ेंगी, मगर ज़्यादातर वैल्यू एडेड जो मिसाइल सिस्टम्स है, रेडार ये वगैरह जो है, ड्रोन्स वगैरह, इसमें ज़्यादातर हमने इंटरेस्ट ज़्यादा देखा है। मगर इस बात को लेके भी हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि फ़िलहाल के लिए ये जो कंपनियाँ जो सप्लाई चेन में हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट के, वो किस एरिया में सप्लाई कर रही हैं और उनमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बस कहना कि डिफेंस पॉजिटिव है मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि उस डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी सारी सप्लाई चेन्स इन्वॉल्व हैं और जो कैपेबिलिटी हमारी इंडियन लिस्टेड कंपनीज में है उसको भी उनको जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये कहना ठीक है कि सेक्टर इज़ लुकिंग वेरी गुड, बट अपॉर्चुनिटीज़ को आप जब देखेंगे तो मेरे ख्याल से उस डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स वैल्यूएशन हमेशा हमें इस बात से दर्शाता है कि आगे की कितनी ग्रोथ आपकी वैल्यूएशन में ऑलरेडी आ चुकी है। मतलब अगर आपका स्टॉक महंगा है, मेरे ख्याल से आगे की काफ़ी ग्रोथ उस स्टॉक में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। इसके मतलब इंक्रीमेंटल यहाँ से कुछ पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर मैं जेनेरिक बात कह रहा हूँ, इंडिविजुअली अगर उसमें उतनी ग्रोथ पोटेंशियल है तो मेरे ख्याल से महंगे स्टॉक लेने में भी पॉइंट इतना ख़राब नहीं है, क्योंकि वो जो ग्रोथ है वो उस ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड वैल्यूएशन से भी ज़्यादा शायद हो सकती है। तो मैं ख्याल मेरा इतना ही कहना है कि आप सतर्क रह के उस स्पेक्ट्रम को देखें जहाँ पे आपको इंडिविजुअली उस कंपनी के बारे में ज़्यादातर पहचान है और पोटेंशियल में विश्वास रखते हैं, उसी सेक्टर्स में अभी भी काफ़ी तेज़ी हो सकती है। तो शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव समझते हैं। यहाँ से राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। थोड़ा सा चार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, इंडेक्स की प्लेसमेंट को। डायरेक्टर हेड ऑफ रिसर्च जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ी टर्बुलेंस फील कर रहा है इंडेक्स 25,600 के आसपास, वो लाजमी भी है, बट मोर और लेस आपका इंडस्ट्रीज पे भी पहले जानना चाहूँगा मैं, कैसे अप्रोच करें आप दोनों इंडस्ट्रीज को इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, देखिए लास्ट वीक के मूव के बाद क्लियर हो गया है कि पिछले जो 5 से 6 हफ्ते का कंसोलिडेशन था वो निफ्टी में पूरा हुआ और अब निफ्टी पूरी तरह से एम करेगा एक नया लाइफ टाइम हाई लगाने की। तो 26 टू 77 का प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था, आई थिंक वो निकल सकता है बहुत जल्द इस सीरीज में, और 26,500 तक का आई थिंक मार्केट यहाँ पर तैयारी करता हुआ दिखेगा। तो अगर कोई भी डिप आता है मीनिंगफुल तरीके से तो उसे बाय करने को देखिए। मल्टीपल सपोर्ट्स निफ्टी में नीचे में बन चुके हैं। 25,000 एक तरह से इस सीरीज के लिए बेस बन चुका है और 25,222, 25,135 ये मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है निफ्टी में नीचे में, जहां पर हमें लगता है कि लाइक एक तरह से स्टॉप लॉस का काम कर सकते हैं और डिप अगर आता है तो आप बाइंग की रणनीति रख के चल सकते हैं। आई थिंक जो बेटर या बिगर ट्रेड है वो दो सेक्टोरल इंडाइसेस में है। सबसे पहले तो पीएसयू बैंक्स हमें काफी अच्छे लगते हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स के अंदर हमें लगता है कि एक पेंटअप रैली यहाँ पर आनी चाहिए और पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। इसमें से आई थिंक जो जो दिग्गज है एसबीआई, उसका सेटअप तो काफी प्रॉमिसिंग है ही, जहां पर हमें लगता है 835 से लेके 850 तक के टारगेट्स एसबीआई में पोजिशनल बेसिस में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो छोटे बैंक्स है जैसे लाइक महाराष्ट्र बैंक का सेटअप इंडिविजुअली हमें काफी बेहतरीन लगता है, हमने क्लाइंट्स को रेकमेंड भी किया है। हमें लगता है तकरीबन 65 रुपीज तक के टारगेट्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपको अगले महीने भर में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल बेसिस पर डिलीवरी में बाय करने की राय रहेगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, और हमें लगता है कि अच्छा अपसाइड यहाँ पर आता हुआ देख सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्टॉप लॉस आप जरूर लगाइए, तकरीबन 53 आपका स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और ओवरऑल पीएसयू बैंक्स और साथ ही में हमें लगता है कि जो मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी है यहाँ पर मोमेंटम वापस आएगा। जैसे निफ्टी थोड़ा सा आज कूलिंग ऑफ दिखा रहा है,
अगर कूलिंग ऑफ एक दो सेशन और चलता है तो आई थिंक मोमेंटम जो लास्ट वीक हमने मिसिंग देखा था स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में, वहां पर एक्शन आता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल रणनीति बाय ऑन डिप की है निफ्टी में, और फोकस जो है पीएसयू बैंक्स पर और स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स पर है। बिल्कुल, मैं एक्चुअली एसबीआई पर आपसे पूछना चाहता था, लेकिन आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया क्लियरली। एक नेक्स्ट लेवल मोमेंटम अब आज एसबीआई में, आज काफ़ी समय से चर्चा हुई है इस चैनल पर कि ये अब एक स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट के करीब है काफ़ी। आज शायद एक ट्रिगर मिला उस फिनमिन के उस जो डायरेक्शन है पीएसयू बैंकों को कि थोड़ा सा आप एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में सोचिए, उसके बाद से तो यहाँ अच्छा मोमेंटम आता हुआ आप। और क्या आपकी इस समय बड़ी कॉल होगी इस समय राहुल जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ इस समय आप, और एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से और अच्छे सेटअप कहाँ लग रहे हैं? या वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए और एक बेहतरीन सेटअप एनबीएफसी स्पेस में है। श्रीराम फाइनेंस में मल्टी मंथ एक ब्रेकआउट यहाँ पर प्लेस्ड है। अक्टूबर 2024 से ये स्टॉक एक तरह से लाइक मल्टीपल टॉप्स बना रहा है, और अब हमें लगता है कि 716 के ऊपर यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, जो स्टॉक को तकरीबन 780 से 800 रुपीज के टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो श्रीराम फाइनेंस को बाय करने की राय रहेगी। एज अ डिस्क्लेमर, हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड जरूर किया है पिछले वीक में, और यहाँ पर इनफैक्ट ऐड किया जा सकता है स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस। तो ओवरऑल बैंकिंग और फाइनेंशियल स्ट्रांग है। आई थिंक श्रीराम फाइनेंस का जो सेटअप है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। आप यहाँ पर 650 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं, और हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकता है काफी महीनों के बाद में। ओके, अच्छा, ये हेल्थ केयर स्पेस इंश्योरेंस, इसमें बहुत बाइंग आ रही है राहुल जी, यहाँ पे कुछ पिक किया है क्या आपने? जी हाँ, हेल्थ केयर में खास करके अपोलो हॉस्पिटल में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा था। प्रीवियस वीक में एक मल्टी वीक कंसोलिडेशन था। इनफैक्ट आज के सेशन में थोड़ा कूलिंग ऑफ जरूर है, लेकिन पोजिशनली हमें लगता है तकरीबन 7,500 तक के लक्ष्य आपको अपोलो हॉस्पिटल में देखने को मिल सकते हैं। इंश्योरेंस में जरूर हमने मोमेंटम लाइक बिट्स एंड पीसेस में देखा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करूं तो यहाँ पर स्लोली ग्रेजुअली हमें मूव आता हुआ दिख रहा है, जो कि एक मोमेंटम मूव में तब्दील होता हुआ दिख सकता है। तो आईसीआईसीआई जीआई का अगर इंडिविजुअल सेटअप देखें तो तकरीबन 2040 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, जो स्टॉक को पुश कर सकता है तकरीबन 100 रुपए अपसाइड, यानी कि 2150 तक के लेवल्स आईसीआईसीआई जीआई में देखने को मिल सकते हैं। इस सेक्टर में जो लीडर है एचडीएफसी लाइफ, उसमें भी काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्लोली ग्रेजुअली यहाँ पर भी नए हाईज लगते जा रहे हैं। तो अगर कोई डिप यहाँ पर बनती है तो आई थिंक खरीदारी की रणनीति रहेगी, और तकरीबन 850 तक के लक्ष्य एचडीएफसी लाइफ में हमें लगता है कि जुलाई सीरीज में चेस होते हुए दिख सकते हैं। ऑल राइट राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने थैंक के यू। लिए। एसबीआई क्लियरली इस समय का सबसे बड़ा मोमेंटम कॉल, और स्टॉक जो है अब डे हाई पर। निफ्टी वापस थोड़ा नीचे आया, जैसे हम कह रहे थे एक बार तो डे लो डिफेंड हुआ फ्राइडे का, अब सेकंड बार शायद वहाँ पर अगर उसको टेस्ट करने जाएंगे, नहीं तब देखते हैं वो बचेगा या नहीं। और एक चीज़ इंडिया विक्स देखिए आप एक बार, आज बहुत दिनों के बाद इंडिया विक्स में थोड़ा सा उछाल है, और इवन डॉलर रुपी यहाँ पर भी थोड़ा सा इसमें आपको वीकनेस दिखाई देगी। चलिए शो को समेट लेंगे। इस ब्रेक के बाद श्रेय और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।